हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज की जो हमारी क्लास है, हम इस क्लास के अंदर जो कवर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी हम राज्य व्यवस्था की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, जहाँ पर हमारी ल्यूसेंट की सीरीज चल रही है। उसके अंदर हमने वैदिक सभ्यता और संस्कृति और सिंधु घाटी के जो चैप्टर है उसे कंप्लीट किया था। लेकिन अब इसी के साथ साथ हम हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जैसे कि आज हमने स्टार्ट किया पॉलिटी। तो आज का हमारा पॉलिटी का ल्यूसेंट की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर है, क्या नाम है इसका? भारत का संवैधानिक इतिहास, ये इसका नाम है। तो आइए देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? पूना समझौते में प्रावधान था, एक समझौता था पूना समझौता। अच्छा, इस समझौते के अंदर प्रावधान क्या था उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समझौता हुआ था किस चीज़ के बीच। देखिए, B.R. अम्बेडकर यानी कि जो संविधान निर्माता थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच कब हुआ है? 1932 में। तो यहाँ से आपको दो बातें पता चली, किस किस के बीच, यानी कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी, और कब हुआ? 1932 में। तो ये हस्ताक्षरित जो पूना समझौता था, इसके अंदर प्रावधान क्या था? इसके अंदर प्रावधान था मुसलमानों के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, या फिर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, जहाँ पर बूथ होता है, जहाँ पर मतदान होते हैं, यानी कि वो हरिजनों के लिए अलग से बनाया जाए, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये जो पूना समझौता जो था, इसके अंदर था क्या? यही इसका हमारा सही आंसर होगा। इसके अंदर था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि हरिजनों को आरक्षण भी मिलेगा। और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पर मतलब है कि अगर आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हैं, और आप एक ही जगह पर खड़े होकर वोट डालते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, जहाँ जहाँ पर आपका बूथ है, उसी बूथ पर, उसी लाइन में, उसी कतार में लगकर आपके साथ भी जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो हरिजन हैं, वो भी वोट डालेंगे। तो इस समझौते के अंदर, पूना समझौते के अंदर यही था, यानी कि हरिजनों को आरक्षण की व्यवस्था तो मिलेगी ही, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो मामला है वही है जो मैंने आपको भी समझाया, यानी कि बिना भेदभाव के ये लोग भी, यानी कि जो हरिजन समुदाय है वो भी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग करेगा, यानी कि जो सार्वजनिक, जो सबके लिए, सभी जातियों के लिए जो बूथ होगा, जो वोट डालने के लिए जगह बनाई जाएगी, वो ही उनके लिए भी होगी। तो यही था इस प्रावधान के अंदर, इस समझौते के अंदर, पूना समझौते के अंदर। और ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है 1997 में, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको याद रखनी है। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सफलता का अड्डा पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपको क्लास ने लाइक भी कर दिया होगा, और प्लीज़ कमेंट भी जरूर कर दें कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें इसके बारे में देखना है। सूरत विभाजन की अगर आपसे बात करें तो सूरत विभाजन कब हुआ, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प, इन सभी के बारे में हमें बताना है। तो इन सभी की अगर हम बात करें, इसका आंसर हो जाएगा बी की अगर हम बात करें, ए का है 4, यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और बी का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो बी का क्या है यहाँ पर? 3 है, यानी कि 1932। यहाँ पर मिला हुआ भी है, देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये रहा 3, 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन की अगर बात करें, सर्वदलीय सम्मेलन देखिए आपका सी पर है, यहाँ पर सी पर अगर हम देखें तो 2 है, तो 1928 में क्या? सर्वदलीय सम्मेलन। अच्छा, बात अगर करें हम सूरत विभाजन की, ये तो सूरत विभाजन का तो यहाँ पर हो ही गया, क्या है इसका? इसका आ जाएगा 1907। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और रह गया, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, यानी कि ये है चौथे का, यानी कि डी है। डी का क्या हो गया? डी का होगा 1, यानी कि 1929, 1929 पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो इस प्रकार से ये होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। एक बार और देख लेते हैं, सूरत विभाजन 1907, और 1932 में क्या? सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 1928, और 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, उस अधिनियम के बारे में मैं अभी बताना है। यहाँ पर नीचे में कई अधिनियम दिए गए हैं, उनमें से मैं उस अधिनियम के बारे में बताना है जिसके तहत जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो ताकत, वो प्रदान उनको की गई थी। तो ये अधिनियम जो था उसका नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
अब आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में 1997 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब हमें देखना है यहाँ पर सही उत्तर हमारे क्या होंगे। तो इसके अंदर हमें अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इन सभी के बारे में बताना है कौन किससे संबंधित है। सूची 1 में इनका नाम दिया गया है, कब कौन सा प्रस्ताव आया, कब कौन सा संकल्प लिया गया, कब कौन सा दिवस है, कब कौन सी घोषणा है, और सामने हमारे कुछ जिम्मेदार जो तत्कालीन लोग थे, कुछ आप इनको अधिकारी कह सकते हैं या फिर इनको नेता कह सकते हैं। नेताओं के तो अगर हम बात करें, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के 2 के नाम है, और ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और लॉर्ड लिन लिथगो, ये अंग्रेजी होंगे और जाहिर सी बात है उनके अधिकारी होंगे। तो अगर हम इनकी बात करें, तो इनकी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अगस्त घोषणा की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। किससे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ए इसका सही आंसर है, ए का 2। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर अगस्त संकल्प की बात करें तो अगस्त संकल्प जो था ये था महात्मा गांधी से संबंधित, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनसे संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये किससे संबंधित है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस संबंधित है मोहम्मद अली जिन्ना से। किससे, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के जनक है, मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है क्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। एक और चीज़ अगर आप चाहें तो यहाँ से आप नोट करते चलें, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी जीके के अंदर पूछ ली जाते हैं, और आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सभी के लिए क्लास उपयोगी है ही। एसएससी हो, रेलवे, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ पर बात आई है मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने पाकिस्तान का गठन किया, यानी कि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, एक नया देश बना भारत से अलग होकर। पाकिस्तान की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। क्या, भारत के बारे में आप सब कुछ जानते हो, और किसी देश के यहाँ पर नाम नहीं दिया गया या फिर किसी अन्य नेता का। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है इमरान खान, और जो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आरिफ अलवी। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान, ये बात आपको याद रखनी है, अलवी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है। 1771, 1793, 1785 या फिर 1773। तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। कब, 1773 में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी पीसीएस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको किस एक्ट के द्वारा ये अधिकार दिया गया, जो उनकी समिति निर्णय लेती है, अगर चाहे तो उसको वे अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये जो उनको अधिकार मिला, ये मिला 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या है, तो 1786 अमेंडमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर क्या है, जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको ये अधिकार मिल गया था, जो उनकी अपनी समिति है, अगर वो निर्णय लेती है, कोई मान लीजिए कि एक समिति के अंदर 100 व्यक्ति हैं या फिर 10 व्यक्ति हैं, और उनमें से आप एक उदाहरण ली 10 व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं, तो अगर वे 9 निर्णय जो उनकी टीम में है, जो उनकी समिति में है, 9 तो कुछ और निर्णय लेते हैं, और जो 10वें एक जो खुद कौन है, 10वें खुद गवर्नर जनरल हो गए, जो उनकी, अगर ये क्या है, इनका निर्णय कुछ और है, इनका कुछ और, तो इनका ही मान्य होगा जो ये चाहेंगे। हो सकता है ये इससे सहमति रखें तो इसको ही हाँ कर दें, लेकिन इनको ये अधिकार मिल गया था कि इनकी समिति अपनी समिति के निर्णय से ये मतलब उससे सहमति नहीं रखते हैं, तो ये उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो इनको उसको, जो इनकी समिति थी उसके निर्णय को अस्वीकार करने का इनको अधिकार मिल गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1876 में। कब, 1876 में महारानी विक्टोरिया जो थी उनको नियुक्त किया गया क्या, भारत की साम्राज्ञी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर हमें आगे मिलेगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। किसने, साम्राज्ञी, किसने, विक्टोरिया ने। कब दिया, 1858 में घोषणा की। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, यानी कि जो आश्वासन किए थे आगे लिखित हैं, आगे लिखे हुए हैं, तो उनमें से ब्रिटिश जो शासन था उसने कौन कौन सा पूरा किया था। अब उसको देखते हैं क्या क्या इन्होंने पूरा किया था। अच्छा, ये जो आश्वासन जो इन्होंने दिए थे इनके अंदर से इन्होंने पूरा क्या किया था उसको देख लेते हैं। कब आश्वासन कब दिए थे, 1858 में। किसने, महारानी विक्टोरिया ने। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारत व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नीचे से देख लेते हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो यहाँ के जो कार्य हैं, चाहे हिंदू संस्कृति हो चाहे मुस्लिम संस्कृति हो, जो उनके सामाजिक और जो उनके धार्मिक विश्वास है, जो उनकी श्रद्धा है, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश शासन, ना ही तो इसको माना गया।
अगला देख लेते हैं, भारतीय व यूरोपियन सभी समान प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। जो चाहे भारत की जनता हो चाहे यूरोपियन प्रजा हो, इन सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार होगा। इसको भी नहीं माना गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, एक और चीज़, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की जाएगी। जो रियासत को जो हड़प रही थी, चाहे जब अधिग्रहित कर लेती थी ब्रिटिश, जो ब्रिटिश शासन था, चाहे जब उसको अधिग्रहण कर लेता था, तो इस चीज़ को भी नहीं माना गया। अच्छा, माना किसको गया? माना गया देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यानी कि जो देशी रजवाड़े थे उनकी जो स्थिति उसे ज्यों की तो रखी जाएगी, उसको बरकरार रखा जाएगा, इसको मान लिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले जो सुधार था, इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या? अलग निर्वाचन प्रणाली, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली ही इसका उद्देश्य था, किसका? मिंटो मार्ले सुधार का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो आया था वो आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार बिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया मुसलमानों के लिए, किसके द्वारा? यह लाया गया मार्टो मिंटो सुधार के लिए। किसके लिए? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के थे। तो यहाँ पर अभी हम देखे, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से मिल रहे हैं, अभी हमने देखा, जैसा हमने ऊपर किसके बारे में पढ़ा, मिंटो मार्ले सुधार के बारे में पढ़ा। ये वही लाया पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिर ये कब आया? 1909 में आया। और ये जो मुसलमानों की यहाँ पर बात हो रही है, जिस मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो लेकर आ रहा था, जब अतिरिक्त लेकर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी यही लेकर आया होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्यों इसने ये फैसला किया? तो सिर्फ लाया, हालांकि लागू वागू नहीं हुआ आगे जाकर, आगे कितने दिन चला ये बात की बात है। तो ये 1909 में, देखिए यहाँ पर भी लिखा है मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909, और यहाँ भी लिखा है मार्ले मिंटो सुधार 1909। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंदर व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। किसमें? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट में की गई थी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, तो क्या की गई थी इसके अंदर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसके अंदर की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वो क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, या फिर हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपाल की वीटो शक्ति। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में था, जो उसके अंदर जो प्रावधानों में सार जो था वो क्या था? वो था प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांत जो थे उनके अंदर दोहरा शासन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो 1946 का कैबिनेट मिशन था उसके अंदर 3 मंत्री थे, उनमें से हम बताना है कौन इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड रेमली जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे, हालांकि एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये इसके सदस्य थे। 3 कौन नहीं था? लॉर्ड रेमली इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सही नहीं है, या फिर कौन सा इनमें सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, तो यह तो इसके अंदर गलत है, ये तो इसके अंदर नहीं था, हालांकि ये सब सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब तक भारत का संविधान जो लागू हुआ, यानी कि जब तक वो बना और जब तक बनने के बाद में लागू हुआ, जब तक के स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि उसके बाद इसका जो शासन था वो किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का। तो जो शासन चलाया गया वो चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किसके अनुसार? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 में एक भारत सरकार अधिनियम आया था, और इसके अंदर काफ़ी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जो कुछ भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही थी, एक प्रकार से उनका पुनर्गठन किया गया था, और काफ़ी, अगर सभी का पुनर्गठन भी नहीं किया गया तो काफ़ी इसके अंदर विशेष और अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से यही योजना जानी गई कि भारतीयों को सार्वभौम रूप से सत्ता सौंप दी जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सुमेल नहीं है? इसके अंदर हमें देखना है कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, कैबिनेट मिशन, संविधान का सभा का गठन, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, सभी सही हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, ये वाला नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की अगर आपसे बात करें, इसके अंदर पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की को मंजूरी दी गई। तो पहली बार भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। ये मंजूरी किस प्रकार से दी गई, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही बी। बी के बारे में अब देख लेते हैं। ए का हो जाएगा 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए जो है इसका 3 हो जाएगा, यानी कि इसका ये जो ए है इसका हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। क्या, प्रांतों में द्वैध शासन। और अगर हम बात करें यहाँ पर बी के बारे में, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्लो सुधार 1909 की अगर बात करें, यानी कि हम बात यहाँ पर सी की कर रहे हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन। और अगर हम बात यहाँ पर डी की करें, तो डी है भारत परिषद अधिनियम 1861। डी का हो जाएगा दूसरा सती प्रथा का अंत। वो जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि सामाजिक और जो भारतीय जो प्रथाएं थी या फिर जो भारत की जो संस्कृति थी, चाहे हिंदू संस्कृति हो चाहे मुस्लिम संस्कृति हो, सती प्रथा जो थी एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा था। जिसका पति का निधन हो जाता था, जो मर जाता था, जो उसकी पत्नी रहती थी, उसको क्या होता था, उसके साथ भी उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो यही सती प्रथा थी और इसका अंत अंग्रेजी शासन के अंदर किया गया। अब ई की अगर बात करें, ई क्या है, तो ई है अधिनियम 1858 और इसका आंसर हो जाएगा 5वां, यानी कि ब्रिटिश शासन शक्ति माया। क्या, ब्रिटिश शासन शक्ति माया। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा सती प्रथा का अंत, यानी कि डी था भारत परिषद अधिनियम, ये 1861 के तहत हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो शामिल किया गया वो किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। केंद्र ने द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया भारत शासन अधिनियम 1919 में। किसमें, भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र ने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास किया गया था भारत सरकार, क्या कौन सा अधिनियम था, तो भारत संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास किया गया वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर आ जाएगा 1935। क्या, 1935 द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये कौन सा अधिनियम था जिसकी विशेषता क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935 की। कब, 1935। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो भारत के अंदर जो सचिव का पद निर्मित हुआ था वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। कौन से, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के अंदर सचिव का पद निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आरआरबी यानी में पूछा गया है रेलवे में 2000 नंबर, बीपीएससी यानी बिहार के अंदर भी पूछ लिया गया है ये 2011 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1909। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई वो दी गई गवर्नर जनरल को। किसे दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे हम फिर बढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर या फिर हिस्ट्री के अंदर आगे पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, आपको किस प्रकार समझ में आया, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बारे में आपको बता देंगे। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर रिविजन के अंदर वो पढ़ेंगे हम, उसको आपको इसी प्रकार से विश्लेषण के साथ पूरी चीज़ प्रकार समझाया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट चाहे स्पीडी की बुक हो चाहे फिर रिसेंट की, इसको पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। उसी का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप इसको हमेशा याद में किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपकी हमेशा सहायक बनी रहे। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को, हमारी क्लास को इसको लाइक तो कर ही दिया होगा, तो प्लीज़ सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और साथ ही साथ जुड़े रहिए, जो हमारी अलग अन्य क्लासेस चल रही हैं उनको भी देखते रहिए।